और टाइम का ध्यान रखे सब ना। आते हैं चल। ये तो लास्ट क्लास से अपन ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट स्टार्ट कर दिया था, और ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी दो चीजों का होता है, पहला वाटर मिनरल्स एंड सेकंड फूड का। तो हम वाटर मिनरल्स के बारे में बात कर रहे थे, सैप जिसको हम बोल रहे थे, और इस फिनोमेना को हम बोल रहे थे एसेंट ऑफ सैप। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। ये देखे थे लास्ट पॉइंट है ना, एंड इट इज हेल्प्ड बाय जाइलम। और जाइलम को हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला था। और कॉम्प्लेक्स क्यों बोला था, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा टिश्यू जो अलग अलग टाइप के सेल्स से बना हो उसे अपन कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। एक जैसे सेल से बना होगा तो सिंपल टिश्यू कहलाएगा, बट जाइलम अपने आप में 4 टाइप के सेल से बना हुआ है। टिश्यू है तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो होंगे, बट अगर वो सेल्स अलग अलग टाइप के हैं, दिखने में अलग हैं, फंक्शंस में अलग हैं, तो उस टाइप के टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे जाइलम के बारे में थोड़ा पॉइंट लिखते हैं। Xylem is formed of 4 types of cells. Xylem is formed of 4 types of cells. ये मैंने शायद नाम बताया था, चारों के नाम लिखे थे मैंने। Xylem is formed of 4 type of cells. क्या क्या नाम है इनके? Vessels, tracheids, फिर जाइलम का खुद का पैरेन्काइमा है, एंड जाइलम का खुद का स्क्लेरेन्काइमा है। 4 टाइप्स ऑफ सेल, हाइफन डाल के चारों के नाम लिख लो। स्क्लेरेन्काइमा को हम फाइबर्स भी बोलते हैं। स्क्लेरेन्काइमा इज आल्सो नोन एज फाइबर। लेकिन अंदर से ना मैं हाथ पास में था। तो वहां बैठ जाओ, अंदर से जाएंगे शॉर्ट में। हाँ, क्या लिखे? जाइलम is formed of 4 types of cells, जिनके नाम अपन लास्ट क्लास में भी देखे थे। इनसे स्टार्ट कर रहे हैं अपन। और इन चारों सेल का काम अलग अलग है ना। बढ़े आगे, चारों का नाम लिख लिए हाइफन डाल के। चलो इसमें लिखना फिर आगे। out of these 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 most abundant are vessels. Most abundant are vessels. वेसल्स सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, और बेसिकली वेसल्स ही है जो अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं वाटर का। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट आर वेसल्स which are dead which are dead dead cells है, which are dead comma long sized
लॉन्ग साइज मतलब लंबे लंबे, इसलिए कि इनको पानी ऊपर तक पहुंचाना ना, छोटे छोटे होंगे तो बहुत सारे लगेंगे, तो थोड़े लंबे भी रहते हैं। एंड ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, एंड ट्यूबुलर ट्यूब जैसे, ठीक है, ट्यूबुलर, तो सब their end walls are dissolved to form, their end walls are dissolved to form end walls। जैसे ये एक अगर आपका ट्यूब है, ये वर्टिकली कनेक्टेड रहेंगे, इसलिए मैं थोड़ा ट्यूब को वर्टिकल बना रहा हूं ऐसा। ये एक ट्यूब हो गया, और दूसरा ट्यूब इसके जस्ट कंटिन्यूटी में लगा रहेगा ना, वरना पानी यहाँ से लीक हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या? अगर आपको कोई, आपके पास दो पाइप है, अगर वो दो पाइप को प्रॉपर तरीके से जोड़ेंगे नहीं तो बीच में से पानी लीक होगा, होगा ना, तो इसलिए ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। और ट्यूब आपस में जुड़े रहेंगे तो ये जो इसकी वॉल है ना, ये डिसॉल्व रहेगी आपस में, मतलब मिक्स रहेगी, मतलब वहां पे कुछ हॉलो चीज रहेगी, मतलब वहां पे कुछ पैक्ड नहीं रहेगा। अगर पैक हो जाएगा तो वो पानी ऊपर मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो द एंड वॉल्स आर डिसॉल्व टू मेक कंटिन्यूटी, पानी को कंटिन्यूटी मिले इसलिए एंड वॉल क्या रहेगी, डिसॉल्व रहेगी, ठीक है। क्या लिखे, देयर एंड वॉल्स आर डिसॉल्व्ड टू फॉर्म कंटिन्यूटी, टू फॉर्म कंटिन्यूटी, टू फॉर्म कंटिन्यूटी, टू फॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। तो थोड़ा देखना, इन द ट्रैकेट्स, इन द ट्रैकेट्स, इन द ट्रैकेट्स end walls are perforated, end walls are perforated, परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, जो छन्नी होती है ना उसमें छेद होते हैं ना, परफोरेशन बोलते हैं उसको, जो होल्स होते हैं दे आर नोन एज परफोरेशंस, ठीक है। तो ये पूरा ओपन नहीं है, बट उनके वॉल्स में छोटे छोटे होल्स हैं, परफोरेशंस, ठीक है। दे आर परफोरेटेड ओनली बाय स्मॉल होल्स, दे आर परफोरेटेड ओनली बाय small holes, they are perforated only by small holes, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में पैरेन्काइमा के बारे में लिखेंगे, पैरेन्काइमा हेल्प्स इन स्टोरेज, पैरेन्काइमा हेल्प्स इन स्टोरेज, पैरेन्काइमा हेल्प्स इन स्टोरेज। और स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या होता है, किसी को पता है, याद है स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या होता था? रिजिडिटी, और आपके बोल रहे हो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, किसी भी टिश्यू को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपका स्क्लेरेन्काइमा फाइबर। जैसे नारियल है ना, नारियल में जो बाहर का जो हस्क रहता है, दैट इज बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा, जो उसको बस प्रोटेक्शन, अंदर के फ्रूट को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। तो स्क्लेरेन्काइमा के बारे में लिखना, पैरेन्काइमा स्टोरेज हो गया, एंड स्क्लेरेन्काइमा, एंड स्क्लेरेन्काइमा गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, mechanical support to the plant, mechanical support to the plant, mechanical support to the plant, ठीक है। ये स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स भी आपके डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, ये भी डेड सेल्स हैं और वेसल भी डेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी में जाइलम में हेड डालना, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मैकेनिज्म, पानी ऊपर चढ़ता कैसे है, इसके बारे में हमने बात की है ना, पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा। फर्स्ट क्लास में अपन जब थोड़ा बहुत हर प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि कैसे पानी ऊपर चढ़ेगा। हम पानी तो नीचे डाल रहे हैं सॉइल में, रूट्स के पास पानी है, तो पानी ऑस्मोसिस से रूट के पास अंदर चला जाएगा, रूट हेयर से, रूट हेयर के पास सेल्स होंगे, हेयर सेल्स, ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस होगा, और पानी सेल्स के अंदर चला जाएगा। ऐसे करके पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल तो चलो पानी ट्रैवल कर लेगा रूट्स में, बट ऊपर कैसे चढ़ेगा,
तो वहां पे अपन ने बात की थी ट्रांसपीरेशन की, कि ट्रांसपीरेशन होगा तो ऊपर क्या होगा, पानी खत्म हो जाएगा ना, ट्रांसपीरेशन हो रहा है मतलब वाटर लॉस हो रहा है, तो धीरे धीरे लीव्स में से पानी खत्म होने लगेगा, एक तरह का लो प्रेशर सक्शन पुल क्रिएट होगा। मैंने उस दिन आप लोगों को पाइप का एग्जांपल दिया था, याद है? जब अपन पाइप कूलर में पानी भरते हैं तो पाइप को ऐसे ऊपर रखना पड़ता है ना, क्योंकि कूलर तो थोड़ा हाइट पे है, तो आप ऐसे दूर से लेके आओगे, एक कमरे से लेके आ रहे हो और फिर यहाँ जाके ऊपर रखोगे, तो कई बार ऐसा होता है कि पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता है, तो आप पाइप को मुंह में लेके सब करते हैं, तो पानी फिर एक बार अगर पानी चढ़ना चालू हो जाता है तो फिर वो आने लगता है, बिकॉज पानी का भी आपस में एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन रहता है, जिसको अपन कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। सुने ये दोनों वर्ड, एक होता है कोहेशन और एक होता है एडहेशन। ये दो टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, जो टेप और फेविकोल वगैरह होता है ना, इनको देखना, कभी इनके लिखा रहता है एडहेसिव मटेरियल। अभी फेविकोल का डब्बा अगर देखोगे ना, उसमें लिखा रहता है एडहेसिव। क्यों आते थे हर बात में, इसमें क्या हंसी वाली बात है? ठीक है, एडहेसिव मटेरियल मतलब कोई दो चीजों को जोड़ने वाली को अपन एडहेसिव बोलते हैं। और कोहेसिव आपस में, जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे से अट्रैक्टेड होता है ना, आप पानी को ऐसे फेंकोगे तो ऐसा तो ना होगा एक मॉलिक्यूल चला जाएगा दूसरा नहीं जाएगा, पूरा पानी एक साथ फ्लो करेगा ना, बिकॉज एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे से अट्रैक्टेड रहता है, उसको अपन कोहेसिव फोर्स बोलते हैं या कोहेशन बोलते हैं। और वो जो वाटर आपके ग्लास में स्टिक हो जाता है, उसको अपन एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे वाटर और ग्लास का अट्रैक्टिव फोर्स दिखा रहे हैं तो एडहेसिव, और वाटर वाटर का अट्रैक्टिव फोर्स दिखा रहे हैं तो कोहेसिव। समझ में आ रहा है क्या? कोहेशन और एडिशन दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्स हैं, बट कोहेशन आपस में है और एडिशन एक दूसरे के साथ। आपस में मतलब वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टेड रहेगा, कोहेसिव नेचर, और वाटर का मॉलिक्यूल ग्लास से स्टिक होगा, एडिसिव नेचर। क्लियर है ना? तो इसके कारण भी अगर पानी हल्का सा भी ऊपर चढ़ना चालू हो गया ना, तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स फिर पानी ऊपर चढ़ना चालू हो जाएगा। बस एक बार स्टार्ट करने की देरी है, फिर एक मॉलिक्यूल जाएगा तो वो पकड़ के दूसरे मॉलिक्यूल को भी लेके जाएगा अट्रैक्ट करके। समझ रहे? तो वो एक सक्शन पुल क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। ग्रेविटी को उल्टा और अपोज कर रहा है ना, ग्रेविटी तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है और पानी तो ऊपर चढ़ रहा है, तो उसको तो ऐसे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए था बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बट बिकॉज ऑफ सक्शन पुल पानी ऊपर चढ़ रहा है। और ऊपर से रूट प्रेशर भी है, मतलब आप पानी डाल रहे हो तो पानी भी तो एक दूसरे को धक्का देंगे ना आगे, और उनके पास और कोई पाथ तो है नहीं जाने का सिवाय रूट के, और फिर रूट कनेक्टेड रहेगी जाइलम से, तो वो पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा एंड बिकॉज ऑफ सक्शन पुल ऊपर भी खींचाता जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस इन्वॉल्व है? एक तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, सक्शन पुल है और रूट प्रेशर है। ठीक है, ये तीन प्रोसेस हो रहे हैं जिससे पानी आपका ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, अपन ये मैकेनिज्म में वही लिखने वाले हैं, लिखना मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर मिनरल्स को अपन सैप बोले थे, याद है? सैप, हाँ सैप बोले थे ना, वाटर प्लस मिनरल्स को हम क्या बोलते थे? सैप। और द अपवर्ड मूवमेंट वाज नोन एज एसेंट ऑफ सैप, ये भी बात किए थे, एसेंट वर्ड यूज किए थे। ठीक है, ओके, देखो हाइफन डाल के, इट टेक्स प्लेस बाय, इट टेक्स प्लेस बाय, it takes place by transpiration pull theory, transpiration pull theory, transpiration pull theory, which is based on, which is based on, which is based on, which is based on, पहला पॉइंट लिखना कोहेशन, कोहेशन। यहां हम एडिशन की बात नहीं करेंगे ना, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे से अट्रैक्टेड रहता है तभी वो एक साथ तक ऊपर चढ़ना चालू करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ हम कोहेशन फोर्स की बात करेंगे। एडिसिव एक और टाइप का फोर्स होता है, मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है उसका मतलब। ठीक है, ओके, तो पहला क्या लिखे? कोहेशन, इसमें हाइफन डाल के लिखो, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन water molecules is called cohesion.
mutual attraction between water molecules is called cohesion. ये डेफिनेशन समझ में आ रही है? वाटर मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही अट्रैक्शन, इसको कोहेशन बोलते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन। इसको किसी और की जरूरत नहीं है फॉर अट्रैक्टिंग, ठीक है? तो म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेशन, फुल स्टॉप। दिस प्रॉपर्टी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ this property leads to the formation of an unbroken column of water. An unbroken column of water. An unbroken column of water. इसका क्या मतलब हुआ? अनब्रोकन का मतलब तो बिना टूटे हो गया। अनुवाद नहीं पूछ रहा हूँ हिंदी का, समझाने पूछ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब ये कोहेसिव नेचर के कारण पानी सीधा ऊपर जाएगा, मतलब ऐसा नहीं दिखेगा कि बीच में एक जगह यहाँ पानी है, फिर यहाँ पानी नहीं, फिर यहाँ पानी है, फिर यहाँ पानी, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरी कंटिन्यूअस चेन मिलेगी, कंटिन्यूअस अनब्रोकन चेन ऑफ या कॉलम ऑफ वाटर। कॉलम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर ये पूरा लंबा चलेगा तो ये कॉलम बन गया ना, तो कॉलम बोलते हैं ना, these are rows and these are columns, right? So unbroken column of water in xylem, ठीक है ना? इन xylem समझ गए? ये फोर्स क्यों रेस्पॉन्सिबल है पानी को ऊपर चढ़ाने में? मतलब पानी को ऊपर तो चढ़ाने में ये नहीं है रेस्पॉन्सिबल, पर एक बार अगर पानी ऊपर चढ़ना चालू कर जाए तो ये अनब्रोकन कॉलम बना देता है पानी का, फिर पानी ऊपर पूरा चढ़ जाएगा, ठीक है? सेकेंड लिखना, ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन क्या बोलेंगे आपको? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ एक्सेस वाटर ना, थ्रू स्टोमेटा और लेंटिकल्स और क्यूटिकल। ये तीनों चीजें अपन तो एक दो बार और पीछे पढ़ चुके हैं। लेंटिकल्स आर फाउंड इन ओल्डर स्टेम्स, क्यूटिकल्स आर फाउंड इन लीफ सरफेस, अपर सरफेस, वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिकल बेसिकली, ठीक है? ओके, लिखो उसमें, evaporation of water molecule from cells of a leaf, evaporation of water molecules, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction force, creates a suction force। सक्शन समझते हैं ना? वैक्यूम क्लीनर भी सक्शन पुल पे ही काम करता है ना, ताकि डस्ट अंदर खिंचा जाते हैं, पुल करता है ना वो। पुल मतलब समझते हैं ना, इसको पुल बोलते हैं। और ये पुश हो गया तो वो तो डस्ट को अपनी तरफ खींच रहा है ना, पुलिंग। वैसे ही ऊपर की लीफ पानी को ऐसे खींच रही होता है बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, सक्शन पुल, ठीक है? तो क्या लिखे? इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स which pulls water from xylem cells, which pulls water from xylem cells of root, which pulls water from xylem cells of root, ठीक है? ट्रांसपिरेशन के बारे में दो लाइन लिख लेना। ट्रांसपिरेशन का तो नोट करके लिख लो, नोट। ट्रांसपिरेशन के बारे में लिखना, ट्रांसपिरेशन is the evaporation of water. Transpiration is the evaporation of water. Transpiration is the evaporation of water from the surface of
from the surface of aerial parts of the plant. Aerial, एरियल मतलब जो ऊपर है ना, रूट्स में ट्रांसपिरेशन नहीं होगा ना, रूट्स तो जबकि पानी को एब्जॉर्ब करता है, रूट्स क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करेगा थ्रू ऑस्मोसिस और फिर वही पानी ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो एरियल पार्ट ही ट्रांसपिरेशन करता है, इट मे बी स्टेम, इट मे बी लीव्स, ठीक है। तो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, फुल स्टॉप। There are three types of transpiration. 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 हाइफन डाल के बस नाम लिख लेना, स्टोमैटल, स्टोमैटल, स्टोमैटा से स्टोमैटल आया है ना, कॉमा क्यूटिकुलर, CUTICULAR, क्यूटिकुलर, CUTI, CULAR, क्यूटिकुलर, कॉमा लेंटिकुलर, LENTICULAR। इनके बारे में और डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूँ। स्टोमैटल ट्रांसपिरेशन स्टोमैटा से होगा, विच इज प्रेजेंट बीनीथ द सरफेस ऑफ लीफ। फिर आपका क्यूटिकुलर, क्यूटिकल से होगा, जो आपका लीफ में वैक्सी कोटिंग होता है वो। और तीसरा आपका लेंटिकुलर, जो लेंटिकल से होता है, विच आर फाउंड इन ओल्डर स्टेम्स, ठीक है। और अगर आपका हर्बेशियस प्लांट है तो उसकी स्टेम भी ग्रीन होगी, तो उनमें भी स्टोमैटा होगा, ये हमने वहां भी लिखा था, पीछे भी कहीं लिखे कि स्टोमैटा कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो लीफ के नीचे वाले सरफेस पे, दूसरा अगर स्टेम्स आपकी हर्बेशियस प्लांट के ग्रीन स्टेम्स है तो उनके पास भी स्टोमैटा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हिंट डालो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये पूरा वाटर हो गया तो जाइलम पढ़े हैं, अब फूड के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, हमें पता है फूड बनता कहाँ है, जितने भी आपके प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स होंगे वहां पे फूड का सिंथेसिस होगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, राइट। तो फूड वहां बन गया है, बट उसको हर पार्ट्स तक पहुंचाना है, रूट्स तक पहुंचाना है, रूट के नोड्यूल्स में राइजोबियम अगर होगा तो उसको भी देना है ना खाना, कुछ प्लांट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में नीचे राइजोबियम भी होगा, राइट। तो उसको भी तो खाना पहुंचाना है ना, क्योंकि उसने हमको नाइट्रोजन दिया है, तो बदले में हम उसको शेल्टर और खाना देते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप याद है, सिम्बायोसिस, पहली बार सुन रहे वर्ड। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, हाँ मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम रह के नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट यूज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन तो ऐसे बहुत है, एयर में सबसे ज्यादा अबेंडेंट गैस नाइट्रोजन ही है। आप लोग कभी देखिए वाला एक टाइप का पाई चार्ट है जिसमें लिखा रहता है कि 70%, 78% तो नाइट्रोजन ही है पूरे एटमॉस्फेयर में, जितनी भी एटमॉस्फेयर में गैस है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21 के आसपास ऑक्सीजन है, बाकी सब पॉइंट में है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02, वाटर वेपर 0.01, ऐसे परसेंटेज में है, समझ रहे हैं। बट ये नाइट्रोजन ना किसी काम का नहीं है प्लांट्स के। तो राइजोबियम क्या करते हैं, या अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी हुई है, क्लास 9 में पढ़े नाइट्रोजन साइकिल, वहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, मतलब इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, और ये नाइट्रेट अब प्लांट यूज कर सकते हैं। और नाइट्रेट या नाइट्रोजन का काम क्या होगा प्लांट को, क्यों चाहिए उनको नाइट्रेट, प्रोटीन्स बनाने के लिए, क्योंकि अकेले कार्बोहाइड्रेट ही तो बना रहे ना वो प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे हमें बैलेंस डाइट चाहिए, वैसे प्लांट्स को भी तो बैलेंस डाइट चाहिए, वो भी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, दे आल्सो नीड प्रोटीन्स। तो वो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रेट का यूज करते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन उन्होंने फिक्स किया, बदले में हम उनको शेल्टर दे रहे हैं, हम मतलब प्लांट्स शेल्टर दे रहे हैं उनको, और खाना भी पहुंचा रहे हैं थ्रू फ्लोएम।
ठीक है, ओके, तो उसमें लिखना synthesis of food takes place in green leaves. Synthesis of food takes place in green leaves of plants. Synthesis of food takes place in green leaves of plants. And food like sugar is transported to other parts of the plant. Food like sugar is transported to other parts of the plant, through phloem. PHLOEM. ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू ही है। ये भी 4 टाइप के सेल्स का बना हुआ है, जस्ट लाइक जाइलम। जाइलम का जैसे वेसल, ट्रैकेट्स, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा था, वैसे ही फ्लोएम का भी पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा तो होता है। मतलब ये दो तो सेल फिक्स हो गए, उसके अलावा 2 और होते हैं। एक होता है, जाने किसी को नाम, सीव ट्यूब सेल्स, और दूसरे थे कंपेनियन सेल्स। तो सुना भी नहीं लग रहा है, पहली बार सुन रहे हो? फ्लोएम जो है वो भी 4 टाइप के सेल्स से बना हुआ है। एक होता है सीव ट्यूब। सीव का मतलब क्या होता है? छन्नी को सीव बोलते हैं ना, ये पता है? सीव ट्यूब एक होता है कंपेनियन। अच्छा, कंपेनियन का मतलब तो बता दो। बाकी फिर तीसरा आपका खुद फ्लोएम का पैरेन्काइमा और फ्लोएम का स्क्लेरेन्काइमा। ऐसे 4 सेल्स फ्लोएम के पास भी है। तो इनका दोनों का काम तो जैसे जाइलम का था ना, वैसे ही है। पैरेन्काइमा स्टोरेज के काम आएगा और स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ देने के काम आएगा। बच्चे ये दोनों ही आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करता है तो एक हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। ठीक है, तो लिखना इसके बारे में नीचे। फ्लोएम तक लिखिए। हाँ, देखो इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में, फ्लोएम इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फ्लोएम इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फ्लोएम इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू formed of 4 types of cells. Formed of 4 types of cells. ये सब 9th का पोर्शन है टिश्यू चैप्टर का। Formed of 4 types of cells. हाइफन डाल के चारों के नाम लिख लो। ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल, इसको पूरा लिखोगे ना, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा, टीपीपीएस नहीं लिखेंगे, सुन रहे हैं क्या? फ्लोएम पैरेन्काइमा पूरा लिखेंगे एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी पूरा लिखेंगे। वहां वहां भी तो लिखने पहले, वहां तो लिखने पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब जैसे वहां पे वेसल्स और ट्रैकेट्स मेन थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए एंड मिनरल्स, वैसे यहाँ पे सीव ट्यूब और कंपेनियन मेन सेल्स होते हैं जो आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। जैसे वहां पे वेसल डेड था, वैसे यहाँ पे सीव ट्यूब सेल्स भी डेड होंगे। लिखना, आइकन डाल के, फुल स्टॉप डाल के लिखना, sieve tube cells are dead. Sieve tube cells dead are dead from a long sized, ये भी ट्यूब जैसे ही होंगे ना, हाँ, from a tubular cells
placed end to end. Tubular, tubular, tubular cells placed end to end, placed end to end. Stop. Their end walls are porous. Their end walls are porous. जैसे उनकी भी एंड वॉल्स डिसॉल्व थी टू मेंटेन कंटिन्यूटी बनाने के लिए। फिर ट्रैकेट्स में परफोरेशंस थे, एक ट्रैकेट और दूसरा ट्रैकेट आपस में जुड़ा हुआ था विद परफोरेशन इन बिटवीन, ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। वैसे यहाँ पे भी दो सीव ट्यूब सेल्स का कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए उनकी वॉल्स कैसी है, पोरस है। पोरस मतलब हाँ मतलब प्रॉपर छेदा नहीं, जैसे मटका होता है ना, मटका भी पोरस होता है ना, प्रॉपर छेद नहीं होता, छेद में तो पूरा पानी बाहर आ जाएगा एक बार में, है ना। बट पोरस नेचर का होता है ताकि पानी पूरा चैप्टर खत्म। बकवास सब करना सही बता रहा। आदित्य माइक बंद कर। हाँ ओके। बाकी पेरेंट का काम वैसे ही है, ठीक है। तो सीप के केवल में क्या लिखे, देयर एंड वॉल्स आर पोरस टू फॉर्म कंटिन्यूटी, टू फॉर्म कंटिन्यूटी, टू फॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है, ठीक है, इतना अपन को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के बारे में, ठीक है। इसमें नहीं, ये एक्टिव प्रोसेस होगा, मतलब यहाँ पे एनर्जी लगेगी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एटीपी के फॉर्म में अपन एनर्जी लेके फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। ठीक, चलो नेक्स्ट थिंग डाल लो, लास्ट लाइफ प्रोसेस चालू करते हैं, दैट इज एक्सक्रीशन। इसमें भी ना दो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिए हुए, एक बार बुक में देख लो एक्सपेरिमेंट क्या क्या है। दो या तीन एक्सपेरिमेंट है, देखना। एक है टू शो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। देखो कौन से पेज नंबर में बताना मुझे। अरे बाबा, अच्छा इसमें दिया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पढ़ के, एक बार समझ सुन लेना एक बार इधर। पहला एक एक्टिविटी है टू शो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम, मतलब जाइलम में पानी का मूवमेंट अपवर्ड होता है, ये प्रूफ करना है ना। तो उसको प्रूफ करने के लिए वो क्या तरीका है, आप एक स्टेम को लेके पानी में डिप करो। अब पानी तो ट्रांसपेरेंट होगा, कलरलेस है, तो उस पानी को थोड़ा सा रंगीन बना दो कुछ एक स्टेन डाल के। तो आप लोगों ने 9th में पढ़ा ना कि वो अनियन पील का एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं अपन, जो रॉबर्ट हुक ने सेल का स्टडी किया था, अनियन पील निकाल के या चीक सेल का या वो बार्क का, तो उन्होंने एक स्टेन भी डाला था उसके अंदर, क्योंकि वो सेल्स कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर आप उन ट्रांसपेरेंट सेल को ग्लास के ऊपर रख के ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप से, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा सेल्स। तो उन्होंने क्या किया था, उन सेल्स को कलर्ड कर दिया। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। उसके लिए मिथिलिन ब्लू सॉल्यूशन या आयोडीन का सॉल्यूशन यूज करके विद द हेल्प ऑफ पेंट ब्रश आप उन सेल्स को ऊपर से पेंट कर दो। अब वो कलर्ड हो गए, तो अब आपको ऊपर से माइक्रोस्कोप से दिखेगा। उसी तरीके से आप अपने पानी को रंगीन कर दो, रेड वाटर रेड कर दो, ताकि जब वो चढ़ेगा पानी तो जाइलम में पूरा रेडनेस आ जाएगी ना, क्योंकि पानी रेड है। फिर आप कोई भी उसके स्टेम को कट करके देख सकते हो, तो आपको उसका टॉप व्यू में दिखेगा कि रेडिश है वहां पे पूरा, मतलब पानी ऊपर चढ़ रहा है। एसेंट ऑफ सैप प्रूफ करना है बेसिकली, ठीक है। एक और एक आपका एक्टिविटी है टू शो ट्रांसपिरेशन। कुछ ऐसा एक एक्टिविटी लिया, देखो एक प्लांट रखा, एक बेल जार ले लिया। बेल जार समझते हैं,
इस टाइप का एक बेल जार होगा, अंदर आपका एक प्लांट है, ठीक है। ठीक, और इसको नीचे से कवर कर दिए पूरा, राइट। अब अगर इसमें ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा तो आपको यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, दिखेंगे ना। ट्रांसपिरेशन होगा, कर रहा होगा प्लांट, तो आपको यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिख जाएंगे इन द बेल जार, ठीक है। तो एक एक एक्टिविटी ये दी हुई है, और एक एक्टिविटी दी है टू शो दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम। उसके लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया है, देखो। आप बीच से ना फ्लोएम, हमने जाइलम को कट कर दिया है ना, और उसको ऊपर फोल्ड कर दिए। हम देखेंगे कि जाइलम का कुछ पार्ट ना स्वेल हो जाएगा कुछ देर बाद, लेकिन खाना आ रहा है, पर आपने बीच के फ्लोएम को कट कर दिया है तो खाना ऊपर ही रह जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब अगर इतने पार्ट को मैं कट कर दूं, यहाँ का फ्लोएम नहीं है, तो जो भी खाना आ रहा होगा वो यहाँ तक आके जमा होते जाएगा ना, तो यहाँ ये पार्ट स्वेल हो जाएगा। इसका मतलब फ्लोएम में ही खाना ट्रैवल करता है। प्रोसेस को अपन ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। जैसे इसके लिए अपन एसेंट ऑफ सैप यूज किए ना, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। एंड आना नेक्स्ट, एक्सक्रीशन, फोर्थ एंड लास्ट लाइफ प्रोसेस, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन उसमें पहले अपन एनिमल्स का देखेंगे, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट ना, उनका तरीका अलग होता है एक्सक्रीट करने का, ठीक है, बट प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट। उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या हो जाएंगे, दिन में ऑक्सीजन, रात में कार्बन डाइऑक्साइड, दिन भर ट्रांसपिरेशन, तो वाटर भी उनके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। उसके अलावा जो लीव्स होती है, पत्तियां, वो टूट के गिरेंगी तो वो अल्टीमेटली वो भी एक तरह का वेस्ट ही है, उनके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है, ठीक है। चलो पहले एक्सक्रीशन इन एनिमल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक्सक्रीशन की जरूरत क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सक्रीशन? हाँ, मतलब अगर ये आपके ब्लड में, अल्टीमेटली यहाँ जो अपन वेस्ट पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, द वेस्ट विच इज एक्यूमुलेटेड इन ब्लड। तो वो ब्लड को प्यूरिफाई करना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो दैट वेस्ट विल बिकम टॉक्सिक, लाइक पॉइजनस फॉर अस, राइट, और उससे हमारी जान भी जा सकती है। तो इसलिए एक्सक्रीशन भी एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। तो उसका पहले नीड फॉर एक्सक्रीशन लिखना, कि एक्सक्रीशन की जरूरत क्यों हो। एक्सक्रीशन इन एनिमल डालो हेडिंग, ओके, इसमें लिखना ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, डाल लो साइड हेडिंग, नीड फॉर या नीड ऑफ, सॉरी फॉर नहीं आएगा, नीड ऑफ एक्सक्रीशन, नीड ऑफ एक्सक्रीशन, इसमें लिखो हाइफन डाल के, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक का मतलब यहाँ दोनों चीजें आ जाएंगी, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, जितनी भी हमारे बॉडी में अंदर रिएक्शंस हो रहे होंगे, है ना, वो सब एक्टिविटी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, comma, in addition to formation of useful products, in addition to formation of useful products, in addition to formation of useful products, comma, certain harmful waste substances are also formed. Some harmful waste substances are also formed. Waste substances are also formed. ठीक है, full stop. The principal waste are कौन कौन से मटेरियल है जो प्रिंसिपल मतलब मेन वेस्ट मटेरियल्स हैं? Undigested food. नाइट्रोजीनियस substances are नाइट्रोजीनियस substances, क्या बोला था एक एग्जांपल अभी, यूरिया, हाँ ठीक है, are nitrogenous substances like urea, comma, uric acid and ammonia.
एंड अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, ये तीन आपके मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, ठीक है। which are mainly formed which are mainly formed which are mainly formed because of the decomposition of protein, because of the decomposition of protein, ठीक है। फर्स्ट ऑफ accumulation of these waste may be toxic, तो ये वेस्ट हमारी बॉडी में जमा होते गए, एक्यूमुलेट होते गए, तो इट मे बी टॉक्सिक। accumulation of these waste may be toxic and hence they must be expelled out of the body, and hence they must be expelled out of the body, and hence they must be expelled out of the body। समझ गए नीड ऑफ एक्सक्रीशन? हाँ, ठीक है। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन भी लिखना नीचे नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पैराग्राफ में। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग ऑफ the process of expelling of the process of expelling of non-gaseous nitrogenous waste। नाइट्रोजन सुन के सबसे पहले ख्याल यही आता है ना कि गैस होगी, नाइट्रोजन मतलब गैस होगी, क्योंकि रूम टेम्परेचर में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रहती है। बट ये कैसे टाइप के वेस्ट है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट तो है बट गैसियस नहीं है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो क्या लिखे हैं? द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग ऑफ नॉन गैसियस नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, लाइक अमोनिया, यूरिया, वही तीन जो ऊपर लिखे हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, along with excess of water, along with excess of water and salts out of the body, out of the body, and salts, salts, salts out of the body is called excretion, is called excretion। दोस्तों मेन एम मेन एम मेन एम main aim is to keep a main aim is to keep a constant internal constant internal chemical composition to maintain, so we have to keep a constant internal chemical composition, ब्रैकेट में बैलेंस लिखना, बैलेंस ऑफ द, ब्रैकेट क्लोज करके, ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। इसका क्या मतलब हुआ? ऊपर एक्सक्रीशन का डेफिनेशन सबको समझ में आ गया ना? द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट ऑफ द नॉन गैसियस नाइट्रोजन वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया along with excess of water and salt is called excretion। ये तो आपका एक्सक्रीशन का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। और मेन एम क्या है एक्सक्रीशन करने का? एक तो ऊपर अपन लिखे कि टॉक्सिक मटेरियल जमा नहीं होने चाहिए या वेस्ट जमा नहीं होना चाहिए, इट कैन बी टॉक्सिक फॉर अस। एंड दूसरा होता है कि आपके बॉडी फ्लूइड्स के बीच में बैलेंस मेंटेन होना जरूरी है।
ऐसा नहीं, पानी एक्सेस में अगर है अंदर बॉडी के तो वो आपके ब्लड को डाइल्यूट कर देगा ना। हमने लास्ट क्लास में देखा था ना कि ब्लड अगर डाइल्यूट हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो टू मेंटेन दिस बैलेंस ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीशन जरूरी है, क्योंकि ये वाले एक्सक्रीशन में तो लिक्विड ही बाहर जा रहा है ना बॉडी के। हमने जो डाइजेशन में एक्सक्रीशन देखा था दैट वाज सॉलिड वेस्ट व्हिच वाज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द एनस, एलिमेंट्री कैनाल याद है, ठीक है। बट यहाँ पे लिक्विड वेस्ट बाहर जा रहा है ताकि बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसका बैलेंस मेंटेन रहे, समझ रहे हैं, ठीक है। और इस कंडीशन को हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं। तो क्या लिखे अपन, मेन एम इज टू कीप अ कांस्टेंट इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, और ब्रैकेट में बैलेंस भी लिखे हैं, है ना, दैट इज होम्योस्टैसिस, ऐसा करके एंड करना, दैट इज होम्योस्टैसिस, HOMEO, होम्यो, then stasis, STASIS, होम्योस्टैसिस, समझ रहे हैं क्या, होम्योस्टैसिस। उस फिनोमिना को होम्योस्टैसिस बोलते हैं, द फिनोमिना ऑफ मेंटेनिंग द या having the balance between the body fluids, उसको हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने इंजेक्शन का तरीका देखा था, हर एनिमल्स में अलग अलग था ना, खाने का तरीका अलग अलग था, वैसे ही नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकालने के भी तरीके अलग अलग होते हैं, अलग अलग आपके ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। ओके, हेड डाला नेक्स्ट, इसी में सब हेडिंग। हम डायरेक्टली अपने ही पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन, एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन, मेन लिख दिए बट दोनों के एप्लीकेबल ना, जैसे एलिमेंट्री के नाम में भी बाहर ऊपर मेन ही लिखे थे ना, ठीक है। एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन, ठीक है। तो इसमें हाइफन डाल के लिखना, इट इज फॉर्म्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, इट इज फॉर्म्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, इट इज फॉर्म्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, हाइफन डाल के सबके नाम लिखना, कॉमा कॉमा डाल देंगे, किडनीज, किडनीज, किडनीज लिख लेना कि एक सिंगल नहीं है, दो रहती है ना किडनीज, और इन किडनी से एक पाइप निकला रहता है जिसको अपन यूरेटर बोलते हैं। दो किडनी है, दोनों किडनी से एक एक ट्यूब निकलेगा एंड दोस ट्यूब्स आर कॉल्ड यूरेटर। ये यूरेटर जाएगा आपके ब्लैडर में, और ब्लैडर का ओपनिंग रहता है यूरेथ्रा। किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, या उसको यूरिनरी ब्लैडर भी बोल सकते, क्योंकि अपन एक और पढ़े थे ना, गॉल ब्लैडर भी पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे गॉल ब्लैडर? हाँ, लीवर में, लीवर में गॉल ब्लैडर, लीवर क्या करता है, अपना बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है, जब जरूरत पड़ती तो वो गॉल ब्लैडर से जूस ट्रांसपोर्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, राइट, फॉर इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन करता था ना बाइल जूस, याद आ रहा है, ठीक है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे आप अगर लिखना चाहते हो यूरिनरी ब्लैडर पूरा लिख लेना, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ओके, पहला एंड डालो किडनीज, 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 ठीक है, हाइफन डाल के लिखना, दीज आर प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दीज आर प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन of men, primary excretory organs of men. Stop. These are one pair of
These are one pair of large sized, एक पेयर में होंगे लार्ज साइज्ड, कॉमा रेडिश ब्राउन कलर्ड, और शेप कैसा रहता है इनका, बीन शेप है ना, एंड बीन शेप, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट इन upper part of abdomen, along dorsal body wall, dorsal का मतलब होता है पीछे का पार्ट, है ना, डॉर्सल, DORSAL, डॉर्सल बॉडी वॉल, हमारे बॉडी की दो वॉल है ना, एक सामने और एक पीछे, पीछे पीठ बोलते हैं अपन, सामने पेट बोलते हैं, राइट, पेट पीठ, अब पीछे वर्टिब्रल कॉलम भी है, वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो डॉर्सल बॉडी वॉल, वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, one on either side of vertebral column, one on either side of vertebral column, vertebral, 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 इसे तोड़ के लिखा करो ना, समझ में आ जाएगा स्पेलिंग, कोई भी गलती तो बहुत माइनर सी मिस्टेक होगी, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड में एक किडनी है और उसके दूसरे साइड में दूसरी किडनी है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, फुल स्टॉप। कॉनकैविटी ऑफ किडनी, कॉनकैविटी का मतलब ये जो बीन शेप्ड है ना, ऐसा कुछ, ये ऐसा अंदर की तरफ रहेगा, इनवर्ड, कॉनकैविटी ऑफ किडनी called hilum, HILUM, called hilum, आपके डायग्राम में दिया है hilum, ठीक है, called hilum, HILUM, hilum is always inward directed, ठीक है। एक लाइन और लिखना किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में ही, किडनीज आर असिमेट्रिकल इन पोजीशन, किडनीज आर asymmetrical in position, kidneys are asymmetrical in position, comma, the right kidney being slightly lower, the right kidney is slightly lower in position, मतलब दोनों एक लाइन में नहीं है, राइट वाली थोड़ी सी नीचे, ठीक है, इसे बोल रहे हैं असिमेट्रिकल इन पोजीशन, ठीक है। एक और पैराग्राफ लिखना किडनी के बारे में ही, जैसे लंग्स थे ना वैसे किडनी है, बट लंग्स के अंदर मेन पार्ट क्या था, लंग्स के अंदर ट्रैकिया, सोच के तो बोला करो क्या बोल रहे हो, लंग्स के अंदर ब्लड रहेगा, उसके अंदर ही लीवर है, और स्टमक कहाँ है, दूसरे लंग्स के अंदर, वाह, हाँ क्या बोले, लंग्स के अंदर मेन पार्ट क्या था, एल्वियोलाई था मेन पार्ट, वैसे ही एक मिनट,
क्या बोला था मैं? हाँ, जैसे लंग्स का मेन पार्ट तो एल्वेलाई है ना, लंग्स तो बस स्ट्रक्चर था एक, वो थोड़ा लंग्स थोड़ी ना एयर कैप्चर कर रहा है, एयर वाज एक्सचेंज्ड बाय एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरी, राइट। वैसे ही किडनी तो बस एक स्ट्रक्चर है बाहर का, अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन कहते हैं नेफ्रॉन्स। ये मेन पार्ट होता है जो एक्चुअली में यूरिन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वेलाई है, जिनका सरफेस एरिया याद आपको 80 मीटर स्क्वायर करके कुछ अपन पढ़े थे, अपन लिखे भी है फैक्ट में कि अगर सारे एल्वेलाई को ओपन कर दिया जाए तो इट विल कवर 80 मीटर स्क्वायर एरिया। तो वैसे ही आपके मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स किडनीज के अंदर होते हैं, दोनों किडनी, और इनका काम क्या होता है, ये ब्लड को फिल्टर आउट करके यूरिन बनाते हैं। तो मेन फंक्शनल पार्ट जो आपके पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो कौन है, नेफ्रॉन। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? इससे तो जो किडनी वाला जो डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का, उसको नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, सुना है कभी? नेफ्रोलॉजी, दे डील्स विद किडनी, ठीक है। अगर आपको किडनी में स्टोन होगा तो वो आपको नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में सजेस्ट करेंगे। तो नेफ्रोलॉजी नेफ्रॉन से आया है, ठीक है, बिकॉज उसमें जो पूरा यही सॉल्ट से, जैसे अपन अभी पूरा फिल्टर आउट करेंगे ना, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ सॉल्ट जम जाते हैं, अल्टीमेटली टर्न्स इनटू स्टोन्स, फिर वो स्टोन ऐसे ही यूरेटर से बाहर होके आपके यूरिन में ही बाहर होते हैं। या तो फिर दो तरीका है, या तो लेजर ऑपरेशन करके उनको वहीं गलाया जाता है, दवाई ववाई देख के वहीं पे गलाया जाता है, बट वो जनरली प्रेफर नहीं करते हैं। और हम क्यों वो रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि जब ये स्टोन यूरिन के थ्रू पास होता है ना, तो बहुत सीवियर पेन होता है उन लोगों को जिनको स्टोन की बीमारी होती है, ठीक है। तो अपन इसके बारे में, नेफ्रॉन्स क्या होता है इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ किडनी का स्ट्रक्चर है, किडनी कैसी है दिखने में, ठीक है। अब किडनी के अंदर नेफ्रॉन क्या कर रहा है और बाकी यूरेटर का काम तो समझ में आ रहा है ना। जो भी यूरिन दोनों किडनी बनाएंगे वो यूरेटर लाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देगा, और जैसे ही ब्लैडर फुल होगा हमें हमारे ब्रेन में सेंसेशन हो जाएगी, यूरेथ्रा का ओपनिंग ओपन हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू आउटसाइड। यूरेथ्रा जो है आपके आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब वो मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन अलग अलग में अलग अलग के थ्रू बाहर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।